हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास में चुंबकीय राशियां या बी एच आई तथा काई में संबंध, और आपके पास जो संबंध आया था वो था आपके पास में म्यू आर बराबर 1 प्लस में काई। यहाँ पे आपके पास में जो म्यू आर है वो पदार्थ की क्या है, आपेक्षिक पारगम्यता है। आपेक्षिक क्या है, पारगम्यता है। तो आपके पास में म्यू आर बराबर कितना आया था, 1 प्लस में काई आया था। तो अब इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, तो आपके पास में चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। और उसके अंदर आपके पास में जो फर्स्ट भाग है वो है आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सेकंड आपके पास में है अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो थर्ड आपके पास में वो है लोहा चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे ध्यान देना कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो तीसरा है वो क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। वे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में क्या होते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के कौन से अधिक या अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो डेफिनेशन दोबारा से सुनना कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके उदाहरण आपके पास में कौन कौन से हैं, Cu, Sb, Bi, Hg, S2, N2, Au और हवा, पानी तथा हीरा। जो ये उदाहरण है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण बताइए, या आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण बताइए, या लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं, Cu, Sb, Bi, Hg, S2, N2, Au, हवा, पानी और हीरा है। तो अब इससे आगे कि आपके पास में जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आपके पास में ऐसे पदार्थों के अंदर जो जिनके अंदर प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व पदार्थ, और इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। तो अब आपके पास में इन पदार्थों के अंदर ये प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों उत्पन्न होता है, अब इसकी हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इसी के अंदर प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर जो अगला पॉइंट आपके पास वो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे कि आपके पास में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें जो
ऐसे पदार्थ होते हैं ये कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती है। सम होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्म का निर्माण करते हैं, एक जोड़े का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात आपके पास में इस युग्म के अंदर जो जोड़ा बना है, इस युग्म के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। इलेक्ट्रॉनों के जो परिभ्रमण या चक्रण की जो दिशा होती है, परिभ्रमण घूमने की या चक्कर लगाने की जो दिशा होती है, एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। इस कारण से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि इन दोनों की जो चक्रण लगाने की दिशा है, परिभ्रमण करने की जो दिशा है, एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में है। इस कारण से इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परंतु जैसे ही इस युग्म को क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो यहां ध्यान देना भाई कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर गति कर रहा है उसकी वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। परंतु जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा के अंदर गति कर रहा है उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस कारण से जैसे ही इस युग्म को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण से इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है, शून्य नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक परिणामी क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इस कारण से जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास में Cu, Sb, Bi, Hg, H2, N2, Au हवा, पानी तथा हीरा जो है आपके पास क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तो अब इससे अगले वाला जो पॉइंट आता है वो है आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से समझना कि आपके पास में वे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अल्प आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले भाग कम तीव्रता वाले भाग से क्या होते हैं, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थों के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, NaCl, O2, Cu, Cl. तो आपके पास यहाँ बोर्ड एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण क्या है, वो है NaCl, O2, Cu, Cl.
अब इससे आगे इसके अंदर टॉपिक आता है कि आपके पास में जो जिन पदार्थों के अंदर अनुचुंबकीय का गुण पाया जाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के अंदर अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आपके पास अगला टॉपिक आता है अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो इसी के अंदर आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या, अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या क्या होगी, ध्यान से समझना भाई। कि आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर या अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चक्रण एक दिशा में ही होता है। जिनका चक्रण क्या होता है, एक दिशा में ही होता है। तो कहने का मतलब आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चक्रण क्या होता है, एक दिशा में होता है। इस कारण से आपके पास में एक दिशा में होने के कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर आपके पास में जो प्रत्येक परमाणु, अनुचुंबकीय पदार्थों का जो प्रत्येक परमाणु है वो एक स्वतंत्र चुंबक के भांति व्यवहार करता है। दोबारा से सुनना कि आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चक्रण क्या होता है, लगभग एक दिशा में ही होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर जो परमाणु होते हैं, प्रत्येक परमाणु एक स्वतंत्र चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु को क्या कहते हैं, परमाणुीय चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुीय चुंबक कहते हैं। अब आपके पास में जो परमाणुीय चुंबक होती हैं, परमाणुीय चुंबक होती हैं, इनका अब आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में आपके पास में जो परमाणुीय चुंबक है उसका जो विन्यास होता है अव्यवस्थित क्रम में होता है। कैसे होगा, ऐसे होगा। आपके पास में यहां पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो परमाणुीय चुंबक है उसका जो विन्यास होता है वो क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये क्या है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्षेत्र की अनुपस्थिति में। उसके पश्चात अब आपके पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर परमाणुीय चुंबक क्या होते हैं, अव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं या इनका विन्यास व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। इस कारण से इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। परंतु जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, परंतु जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये जो परमाणुीय चुंबक है ये क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा के अंदर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। एक निश्चित दिशा के अंदर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके पास इनका क्या उत्पन्न होता है, एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और परिणामी चुंबकीय जो आघूर्ण उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस कारण से जो आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ
चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव कर रहे हैं, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या कर रहे हैं, अल्प बल का अनुभव कर रहे हैं। तो हमने बता दिया कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, अल्प विस्थापित होते हैं। क्या होते हैं, अल्प विस्थापित होते हैं। अब आपके पास में जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके पास लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इससे पहले लोह चुंबकीय पदार्थ से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो आपके पास में क्यूरी का नियम। क्योंकि आपके पास में जो क्यूरी का नियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर ही लागू होता है। इसके अंदर आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर ही टॉपिक आपके पास में क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या होता है, ध्यान से समझना। जो क्यूरी का नियम होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। और आपके पास में जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो तीव्रता होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो तीव्रता होती है वो चुंबकीय क्षेत्र बी नोट या चुंबकीय प्रेरण बी नोट के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्यूरी का नियम क्या कह रहा है कि जो आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थों की जो तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता है आई, वो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बी नोट के क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा उनके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए आपके पास में आई व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/T, आई व्युत्क्रमानुपाती होगा T। तो यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1 और यह आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो आपके पास में आई समानुपाती क्या होगा, बी नोट बटे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। तो क्या होगा आपके पास आई बराबर सी बी नोट बटे कितना हो गया, टी। यहां सी एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। यहां सी एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो अब उससे आगे समझना भाई, आपके पास में यहां आई बराबर कितना हो गया, सी बी नोट बटे टी। अब इससे आगे हम बी नोट को इस साइड भेजेंगे तो आपके पास में, या फिर आपके पास बी नोट बराबर कितना होता है, बी नोट बराबर मैंने बता रखा है कि आपके पास में चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र एच में क्या संबंध होता है, बी नोट बराबर हो जाएगा म्यू नोट एच, म्यू नोट एच। तो बी नोट का मान उठाकर यहां डालेंगे तो आई बराबर कितना होगा, सी म्यू नोट एच बटे कितना हो जाएगा, टी। एच को इस साइड भेजेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, एच को इस साइड भेजेंगे, यहां गुणा में इस साइड किस में जाएगा, भाग में। तो क्या होगा आपके पास आई अपॉन में एच बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, सी म्यू नोट बटे कितना हो जाएगा, टी। अब आपके पास में चूंकि आई अपॉन में एच बराबर क्या होता है, काई होता है। क्या होता है, काई। तो आपके पास में यहां पे क्या हो गया, आई अपॉन में एच, कि आपके पास एकांक चुंबकन क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता के मान को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति काई कहते हैं। तो आपके पास काई बराबर कितना हो जाएगा, सी म्यू नोट बटे कितना हो गया, टी। ये क्या आ गया आपके पास में, क्यूरी का नियम। तो ये हो गया आपके पास क्यूरी का नियम। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थ।
कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना भाई। वे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। या फिर आपके पास इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर तीव्र गति से क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर तीव्र गति से क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थों के जो उदाहरण हैं वो आपके पास में FeCO(Ni), Fe3O4। Fe3O4 के बारे में मैं चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी टाइम बता दिया था। क्या है आपके पास, और आयरन ऑक्साइड है, ये अयस्क है आपके पास लोहे का। तो आपके पास FeCO(Ni), Fe3O4 क्या हो गए, लोहे चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हो गए। अब आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या तो क्या होगी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टॉपिक डाल रहा हूं, लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या, पदार्थों की व्याख्या। तो आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या क्या होगी, ध्यान से समझना भाई, कि लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या डोमेन सिद्धांत पे की जाती है। किस पे, डोमेन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अब आपके पास में लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो आपके पास में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी व्याख्या डोमेन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। और लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, इन छोटे छोटे छिद्रों के अंदर सभी परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। और इन छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्रों को, इन छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। दोबारा से सुन लेना कि आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या डोमेन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। और आपके पास में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनके अंदर प्रत्येक परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एक निश्चित दिशा में होता है। इसलिए आपके पास में इन छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब आपके पास में यहां मान लिया आपके पास में क्या है, एक लोहा चुंबकीय पदार्थ है। क्या है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। इसके अंदर आपके पास में छोटे छोटे क्या है, छिद्र है। छोटे छोटे क्या है, छिद्र है। इन छिद्रों के प्रत्येक छिद्र के अंदर, प्रत्येक छिद्र के अंदर जो आपके पास में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक छिद्र के अंदर चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है भाई। इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, हमें डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। तो आपके पास में यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर आपके पास में इन डोमेनों के जो दिशा है, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या है, अलग अलग दिशा है। क्या है, अलग अलग दिशा है। इस कारण से इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
ये क्या है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परंतु जैसे ही इसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थों के ऊपर क्या लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। तब आपके पास में जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर होते हैं, जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर होते हैं, उनका आकार बढ़ने लगता है। उनका क्या बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। परंतु जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं, परंतु जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं, वो क्या करते हैं, घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने लगते हैं। तो ध्यान से समझना कि जैसे ही लोह चुंबकीय पदार्थों के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर होते हैं, उनका आकार बढ़ने लगता है, और जो उसके विपरीत दिशा में होते हैं, वो घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने लगते हैं। इसलिए सभी डोमेन क्या हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस कारण से इनके ऊपर क्या उत्पन्न होता है, एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इनके कारण क्या उत्पन्न होता है, एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और आपके पास जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर ही उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस कारण से आपके पास में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर क्या करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है आपके पास में, क्यूरी-वाइन्स का नियम। क्यूरी-वाइन्स का नियम, और जो क्यूरी-वाइन्स का नियम होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। और क्यूरी का नियम किसके ऊपर लागू होता है, आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। तो यहां पे ध्यान से समझना भाई कि आपके पास में क्यूरी-वाइन्स का नियम क्या कहता है। क्यूरी-वाइन्स का नियम, यहां पे ध्यान देना कि जो क्यूरी-वाइन्स का नियम है, वो केवल लोह चुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है। और आपके पास में क्यूरी-वाइन्स के नियम से आपके पास में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसलिए आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। काई बराबर हो जाएगा C अपॉन में T माइनस में TC। काई बराबर क्या होगा, C अपॉन में T माइनस TC। यहाँ आपके पास में जो TC है, वो आपके पास में क्या है, क्यूरी ताप है। पदार्थों का क्या है, क्यूरी ताप। तो यहां लिख रहा हूं, यहां TC पदार्थों का क्यूरी ताप है। क्या है, क्यूरी ताप। तो ये हो गया आपके पास में क्यूरी-वाइन्स का नियम। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं कि क्यूरी-वाइन्स का नियम लोह चुंबकीय पदार्थों के ऊपर लागू होता है, और लोह चुंबकीय पदार्थों जो होते हैं, वो आपके पास में चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसलिए आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए काई बराबर C अपॉन में T माइनस TC। यहाँ TC क्या है, आपके पास में क्यूरी ताप है।
अब अगला जो इसी के अंदर टॉपिक है वो आपके पास में क्यूरी ताप का नियम। क्या है? क्यूरी ताप का नियम। क्यूरी ताप का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना कि आपके पास में वह ताप जिस पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाए। वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। अर्थात आपके पास उस ताप से अधिक ताप करने पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाए, और उससे कम करने पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ वो किस में परिवर्तित हो जाए? लोह चुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाए। तो वह ताप क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। और आपके पास में लोहे के लिए जो क्यूरी ताप होता है, यहां लिख रहा हूं, लोहे के लिए क्यूरी ताप को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टीसी से। कितना होता है? 1043 केल्विन होता है। कितना होता है? 1043 केल्विन होता है। और आपके पास में कोबाल्ट के लिए जो क्यूरी ताप होता है वो टीसी बराबर होता है 1394 केल्विन। कितना होता है? 1394 केल्विन। और आपके पास में निकिल के लिए जो क्यूरी ताप होता है वो होता है आपके पास 631 केल्विन। 631 केल्विन। तो थ्योरी भाग है भाई, इसको अच्छे से शांत दिमाग से पढ़ना। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से बताना, क्योंकि दोबारा से इसको मैं समझा दूंगा। पूरा थ्योरी भाग, अब इससे आगे का बचा हुआ जो पार्ट है पूरा थ्योरी है। तो किसी भैया बहना को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।